एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, इन सुरक्षा और ग्रोथ दोनों चाहिए और ऑल इन द रीजन, ऑल इन द रीजन। यानी पूरे क्षेत्र में सिक्योरिटी और सुरक्षा और ग्रोथ दोनों चीजों पर इन्होंने ध्यान दिया। यानी इन्होंने कौन सी सुरक्षा की बात कही? समुद्री सुरक्षा की बात, समुद्री सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सुरक्षा। ग्रोथ यानी विकास, कौन सा? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। तो ये आर्थिक विकास और समुद्री सुरक्षा दोनों पहलुओं पर ध्यान देने वाली नीति हमारे पड़ोसी देशों के साथ सागर विजन 2015 में। अभी 2024 वाले शपथ ग्रहण में भी सागर विजन पर चर्चा की थी। 2024 में भी जो शपथ ग्रहण उसमें सागर विजन पर चर्चा की थी पड़ोसी देशों के साथ। तो सागर विजन इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। दो चीजें, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड समुद्री सुरक्षा, ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पड़ोसी देशों के साथ। मौसम परियोजना 2014, मौसम परियोजना का मतलब है हिंद महासागर, हिंद महासागर में अन्य देशों के साथ कनेक्टिविटी, अन्य देशों के साथ संचार, संचार कनेक्टिविटी, मौसम संचार, इन सब के बारे में। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में मोदी जी ने जब 1992 में पीवी नरसिंह राव जी ने कौन सी लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई थी, लुक ईस्ट, उसका नाम बदलकर एक्ट ईस्ट कर दिया मोदी जी ने। कब कर दिया? 2014 में। लुक ईस्ट का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट कर दिया। ठीक है, अब पूर्व क्यों देखना ही नहीं है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो लुक ईस्ट का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट मोदी जी ने किया 2014। ये चारों ही मोदी जी की इनोवेशन है, चारों के चारों मोदी जी के इनोवेशन है। इसका आंसर क्या जाएगा? ये हो जाएगा। बिल्कुल ये और योजना करवा देंगे, क्यों नहीं कराएंगे? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद भारत नेपाल के मध्य है? यानी इनमें से कौन सा विवाद है वो भारत और नेपाल के बीच है? निम्नलिखित में से कौन सा विवाद भारत और नेपाल के मध्य है? चलिए कमेंट करके बताओ। मुझे लगता है ये प्रश्न आप सभी आंसर इसका दोगे, सभी साथी इसका आंसर देंगे। चलो बताओ, देखें कितने साथी सही आंसर बताते हैं। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से है? सारे विवाद में एक साथ लिख देता हूं। भारत बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से विवाद है? इसके बीच भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से विवाद है, उनको अपन एक साथ ही देख लेते हैं, ताकि आपको बार-बार देखने की जरूरत ना पड़े कि कौन कौन से विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। चलिए, तो एक है तीस्ता नदी जल विवाद, एक है फेनी नदी जल विवाद, फेनी नदी, तीस्ता नदी और फेनी नदी, एक मूरी नदी, और एक द्वीप का विवाद है, न्यू मुरे द्वीप, न्यू मुरे द्वीप। एक 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा कॉरिडोर था, 3 बीघा गलियारा, वो तो सॉल्व हो गया, 3 बीघा गलियारा। तो ये है सारे के सारे भारत और बांग्लादेश के मध्य। अब मैं भारत और नेपाल के बीच बात कर लेता हूं। भारत नेपाल के बीच एक नाम सुना होगा, एक दरा लिपुलेख दरा, जो भारत को चीन से जोड़ता है, लिपुलेख दरा। नेपाल ये बोलता है कि हमारा ही है। एक काला पानी विवाद, काला पानी नदी जल विवाद, ये भारत और किसके बीच है? नेपाल के बीच है। एक तो लिपुलेख दरा का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक बार कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये चलिए उसके बाद यदि पूछे भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद है क्या? सर विवादों की कमी है क्या भारत और पाकिस्तान के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच तो सीमा विवाद हमेशा चलता रहता है। ठीक है, चलिए यदि भारत और पाकिस्तान की बात करें तो सबसे मुख्य सर्किल विवाद, फिर सियाचिन विवाद, सियाचिन विवाद, फिर पीओके विवाद और ऑक्यूपाई कश्मीर, पीओके विवाद। फिर यदि कैसे भारत और चीन के बीच कोई विवाद है क्या? 99 साल के लिए 111वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि आदान प्रदान हुई थी 2015 में। 111 एनक्लेव हमने बांग्लादेश को दे दिए और 51 एनक्लेव अपने पास आए थे। एनक्लेव का मतलब, ठीक है, यूएस में झुकी झोपड़ियां बस्तियां। भारत और चीन के बीच भी है क्या सर? भारत और चीन के बीच, ठीक है, भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद, नदी जल विवाद। इसके अलावा डोकलाम विवाद भारत चीन के बीच हुआ था, डोकलाम विवाद। वैसे डोकलाम भूटान का क्षेत्र है, लेकिन भारत चीन के बीच हुआ था। गलवान घाटी संघर्ष हुआ था, भारत और चीन के गलवान घाटी संघर्ष। इसके अलावा भारत और चीन के बीच, वेरी गुड, गलवान घाटी संघर्ष हुआ था, बिल्कुल। और हमारे सीमा रेखा का निर्धारण है नहीं, चीन मेघ रेखा को मानता ही नहीं। अब देखते हैं कौन सा विवाद भारत और नेपाल के बीच है। तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है, तीसरा भारत और बांग्लादेश, सर्किल भारत और पाकिस्तान। कच्चा तीऊ विवाद, कौन सा? कच्चा तीऊ, ये भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है कच्चा तीऊ विवाद, भारत और श्रीलंका कच्चा तीऊ। मुझे कमेंट करके बताओ, बहुत छोटा सा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। आशा जो पाक जल संधि किसको अलग करती है? पाक जल संधि किसको अलग करती है? मोतियों की माला वो है, ठीक है, मोतियों की माला बातचीत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, इसका आंसर मुझे बता दोगे क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले करा इसको। ठीक है, फिर भी देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद ने कब पारित किया था? भारतीय संसद ने कब पारित किया था? वेरी गुड, अभी साथी आंसर बता रहे हैं। कैसा लगा सेशन? मजा आ रहा है? आनंद आ रहा मुझे लगता है क्लास में आज तो। भारत और श्रीलंका, नमस्ते नमस्ते अनिता राहुल सर जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? सब बढ़िया हो? चलिए, तो हमने बात की यहाँ पे कि अभी मैंने कहा था पाक जल संधि किसके बीच है, किसको अलग करती है? अलग किसको करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले जोड़ती किसको है, तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है पाक जल संधि। ठीक है, चलिए भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर, देखिए इसको हमने अभी कहा था, इसी का नाम है हेनरी हाइट समझौता, हेनरी हाइट समझौता। इसी को बोलते हैं 123 समझौता, इसी को बोलते हैं 123 समझौता। इसी को बोलते हैं भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता, सिविल न्यूक्लियर समझौता। न्यूक्लियर बोल दो, नाभिकीय बोल दो, या परमाणु बोल दो, न्यूक्लियर, ये एक ही बात है। ये एक ही, तीनों में कोई सा भी नाम आ जाए एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से बोलो इधर से बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक दिख रहा है? चलिए, तो हमने कहा कि ये समझौता हुआ कब था? ये समझौता 2007 में हुआ।
अंदर सारी चीजें आपकी रिवाइज करा देंगे। आवाज आ रही है? अब आ रही हो क्या आवाज? थामो थामो, आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। चलिए चलिए, फिर कहीं नहीं की आवाज आ जाएगी। चलिए, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। क्या है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण में जवाहरलाल जी नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान, इनमें से एक उपयुक्त विकल्प आपको छांटना है कि भारत की विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल जी नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। तो भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। श्रीलंका की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था? नहीं, जवाहरलाल जी नेहरू ने कोई प्रयास नहीं किया था। तो असंलग्नता, इसको बोलते हैं कूटनिरपेक्षता। कूटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, ये भारतीय विदेश नीति में जवाहरलाल जी नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। पंचशील समझौता, कूटनिरपेक्षता, ये बड़े महत्वपूर्ण योगदान था जवाहरलाल जी नेहरू का। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। इस दिनांक को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ना, कहीं प्रश्न गलत ना हो जाए। इस दिनांक को लड्डू जैसा पसंद है, लेकिन लड्डू को निकलना नहीं है सीधा। क्लियर? श्री शिवाली क्लासेज आई। खुशराम जी क्या बात है? गुड इवनिंग, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम, खूब उन्नति करो। इस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अब पता है बांग्लादेश को लेके 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो छात्रों का स्वागत, अभिनंदन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? चलिए अगली बात करें। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 3 दिसंबर को 1971 को पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। आक्रमण किया। देखिए, पाकिस्तान का मतलब है एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। और पूर्वी पाकिस्तान के लीडर थे, पूर्वी पाकिस्तान के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे बोलो? शेख मुजीबुर रहमान। तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया, इसलिए 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया भारत पर। और पाकिस्तान की था 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने आक्रमण किया और हमने इंदिरा गांधी सरकार ने 6 दिसंबर को बांग्लादेश को मान्यता दे दी। बांग्लादेश को मान्यता दे दी। बांग्लादेश को क्या दे दी? मान्यता दे दी। किसने? इंदिरा गांधी सरकार ने। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ये भारत ने मान्यता दे दी। और 16 दिसंबर को बांग्लादेश आजाद हो गया, नया देश बन गया। कब बन गया? 16 दिसंबर को 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। क्वेश्चन क्या? उसको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में कब मान्यता दी? तो इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी 6 दिसंबर को। बांग्लादेश आजाद कब हुआ? 16 दिसंबर को बांग्लादेश आजाद हो गया, विश्व में एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा। वो 16 दिसंबर है, बांग्लादेश आजाद हुआ था 16 दिसंबर को। ठीक है, कब हुआ? 16 दिसंबर को। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इसको मान्यता कब दी? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इंदिरा गांधी सरकार ने कब दी? तो 6 दिसंबर को दी थी। नया राष्ट्र 16 दिसंबर को बना था। अब बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? हाँ, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। चलिए आगे, कोई डाउट नहीं है? निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजनीति का प्रारंभ किया? प्रारंभ किया, बस राजनीति प्रारंभ किया। बताओ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम तो आपने सुना ही होगा। मतलब अटल बिहारी जी वाजपेयी का नाम तो इन्होंने सुना, आपने सुना होगा। इन्होंने 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर बस यात्रा की थी। दिल्ली से कहां गए थे? लाहौर बस यात्रा की। किसने की? अटल बिहारी जी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लाहौर बस यात्रा की थी। ठीक है, बस यात्रा की थी, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? एक और प्रश्न, आगरा शिखर वार्ता, आगरा वार्ता इसको बोलते हैं, आगरा वार्ता, ये किसके बीच हुई थी? कमेंट करके बताओ देखें कितने लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। आगरा वार्ता कब हुई थी? मुझे लगता दिख तो रहा आपको, ये दिखा ना? ठीक है, फिर लाइक कर दिया करो, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर करो तो और वेल एंड गुड है। ठीक है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगामी क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस आज ने प्रारंभ किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसने क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी। आगरा वार्ता हुई थी 2001 में। परवेज मुशर्रफ भारत आए थे, परवेज मुशर्रफ भारत आए थे और इधर थे अटल बिहारी जी वाजपेयी। इनके बीच आगरा शिखर वार्ता 2001। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी जी वाजपेयी। कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, गलत कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसमें 4 प्रश्न है, एक में भी 4 प्रश्न है। और अपन इसी पैटर्न पे काम करें, एक भी 4 प्रश्न लेके आ रहे हैं ताकि बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाए। इसे रिवीजन सेशन बोलते हैं कि रिवीजन कर लो, जैसा लगे वैसा रिवीजन कर लो, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। नमस्ते नमस्ते साजिद खान, नमस्ते। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? आपको गलत कथन बताना है, गलत कौन सा है? चलिए चेक कर लेते हैं। कगारवाद सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कगारवाद सिद्धांत। इसको इंग्लिश में और किस नाम से? इसको बोलते हैं ब्रिकमेंस। इंग्लिश को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं ब्रिकमेंसिव। ब्रिकमेंसिव कगारवाद। क्या होता है कगारवाद? कगार यानी किनारे पे चला जाना। कगार का मतलब क्या होता है? किनारे, बिना युद्ध की ही। ठीक है, युद्ध में शामिल हुए बिना कगार पर पहुंचना। युद्ध में ये कूटनीति है, युद्ध में शामिल हुए बिना किनारे पे पहुंचना, कगार पर पहुंचना। यदि आप युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं, युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं, फिर भी बिना कगार पर पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता। कूटनीति का यूज करना, इसका यूज करना, कूटनीति का यूज करना।
में कगारवाद, ये सिद्धांत किसने दिया था? 1956 में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज फोस्टर डेलेस ने दिया था। ये धारणा ब्रिकमैनसिक थ्योरी या कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये आपको पूछा भी गया पहले, ठीक है? तो ब्रिकमैनसिक थ्योरी या कगारवाद का सिद्धांत अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज फोस्टर डेलेस ने दिया था 1956 में। क्लियर? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताओ। पहला स्टेटमेंट अपना क्या हो गया? क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। पहला तो सही है कगारवाद का सिद्धांत। दूसरा 1943 में विश्व मामलों की भारतीय परिषद, कौन सी? विश्व मामलों की भारतीय परिषद, उसकी स्थापना 1943 में नई दिल्ली में की गई। ये बात बिल्कुल सही है। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना 1943 में नई दिल्ली में। लेकिन किसने की? किसने की? ये सबसे इंपॉर्टेंट। तेज बहादुर सप्रू। किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू एवं हरदेनाथ कुंजरू, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये इसके संस्थापक थे, इसके विश्व मामलों की भारतीय परिषद के। इसके पदेन कौन होते हैं? विश्व मामलों की भारतीय परिषद के पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं। धारणा इसके पदेन कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। विश्व मामलों की भारतीय परिषद के पदेन प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? इसको राष्ट्रीय महत्व कब घोषित किया गया? 2001 में इसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई। राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की गई तब 2001 में संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके इसको पारित की थी। यह पहली भारतीय अंतरराष्ट्रीय मामलों की थिंक टैंक संस्था है। भारत की पहली संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय मामलों की थिंक टैंक संस्था है, भारत की पहली। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 तक नई दिल्ली में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा आपके, एशियाई संबंध सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। कब हुआ? 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 तक। कहां हुआ? नई दिल्ली में। किसने कराया था? विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने ही कराया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द मार्किंग ऑफ इंडिया, कौन सा? द मार्किंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक ए.एन. रॉम नहीं थे, ये बंदोपाध्याय थे। कौन थे? जे बंदोपाध्याय। ए.एन. रॉम नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ए.एन. रॉम ने भी पुस्तकें लिखी है विदेश नीति से रिलेटेड। ए.एन. रॉम ने भी पुस्तकें लिखी है। इंडिया एशिया पैसिफिक फॉरेन पॉलिसी, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। चलिए, तो ये पुस्तक मार्किंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी किसकी है? जे बंदोपाध्याय की है। अब तो यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट? बहुत प्यारा प्रश्न है। एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न छिपे, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया। एक टॉपिक क्या हो गया? पूरा हो गया। और टॉपिक कौन सा है? विदेश नीति के सिद्धांत, लक्षण और विदेश नीति में जवाहरलाल नेहरू का योगदान। यानी एक यूनिट, पहली यूनिट आपकी कंप्लीट होगी। आपकी विदेश नीति और जवाहरलाल नेहरू का योगदान। बताओ, मजा आ रहा ना? तो ठोको लाइक ठोको, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। यानी इतना पढ़ लिया तो इस विदेश नीति वाले टॉपिक से अब आपका कुछ गलत होने की संभावना नहीं है। अब बताओ, आपने विदेश नीति पढ़ी, भले मेरी पुस्तक से पढ़ी है या और किसी पुस्तक से पढ़ी है, पढ़ के अब कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है? और जब क्वेश्चन आंसर कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। और क्वेश्चन आंसर में जो प्रश्नों का आंसर आता है तो कहने क्या है? बताओ। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़े, कदम बढ़ाएं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए कितने सत्य सही बताते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। कब हुआ? चलिए, आपकी बुक में ऐसे ही स्मार्ट लाइन लिखी हुई है क्या? बिल्कुल स्मार्ट लाइन लिखी हुई है। देखो, ये सारी स्मार्ट लाइन इस पुस्तक में लिखी है। ये सेकंड ग्रेड की पुस्तक है। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये सारे हैं, ठीक है? और ये इंडेक्स आपकी सारे टॉपिक आपके इसमें सारी चीजें लिखी हुई जो मैं पढ़ा रहा हूं, सब लिखी हुई है इसमें। यार विधान प्रकाशन राहुल चौधरी के नाम से आपको सेकंड ग्रेड की स्पेशल पॉलिटी बुक मिल जाए। हां, फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटी बुक आने वाली मार्केट में 2-3 दिन में आ जाएगी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। यूएनओ डे, यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? यूएनओ। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क है। यूएनओ का। यूएनओ के कितने अंग? 6 अंग है। कितने अंग? 6। लेकिन सक्रिय कितने हैं? 5 सक्रिय। न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो निष्क्रिय हो गई। अभी सक्रिय कितने? 5 ही। कौन कौन से हैं? 5 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, इसका सचिवालय, सामाजिक आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। हां, ट्रस्टीशिप काउंसिल वो भी निष्क्रिय हो गई। तो ये बिल्कुल इंडिया ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव के थ्योरी में भी आएंगे, तो चिंता कर रहे हो। 6 अंग इसके। फिर बात करें यूएनओ। यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं। लेकिन कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? कार्यकारी 2 भाषाएं। आपसे पूछेंगे यूएनओ इसके सदस्य देश कितने हैं? यूएनओ में 193। कितने? 193। यूएनओ के गठन के समय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। यूएनओ नाम किसने दिया था? फर्स्ट पेपर की। कौन सा फर्स्ट पेपर की? सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, कौन सा फर्स्ट पेपर की? चलिए, आपको सब जगह मिल जाएगी ये बुक। और नहीं मिले तो आप अपनी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं लिंक भेज दूंगा इस बुक का, ठीक है? अपनी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो यूएनओ शब्द किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द, ये शब्द देने वाले थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने ये शब्द दिया। लेकिन यूएनओ का गठन हुआ था तब इनकी डेथ हो चुकी थी। तब इनकी क्या हो चुकी थी? जब यूएनओ का गठन हुआ था तब इनकी क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। तब कौन थे फिर? इनकी डेथ हो गई तो थे कौन थे? उसमें राष्ट्रपति कौन थे फिर? रूजवेल्ट की डेथ हो गई तो ट्रूमैन थे। बताओ, ट्रूमैन। जब यूएनओ का गठन हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन थे। तो ये गलत हो गया। कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। कौन सा कथन सत्य नहीं, असत्य है? असत्य बताना आपको। तो ये असत्य है क्योंकि ऊपर वाला सत्य था। यूएनओ के संस्थापक देश कौन है? बिल्कुल सही। और भारत यूएनओ का संस्थापक देश है, ये भी सही है। ये भी सही है। तो कौन सा असत्य? भी असत्य है। असत्य पूछा तो भी होगा। आपसे पूछे भारत 1947 में आजाद हुआ तो भारत यूएनओ की स्थापना तो हुई थी 45 में, तो भारत इसका संस्थापक देश कैसे हुआ? आपके मन में विचार आ रहा होगा कि 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, भारत 1947 में आजाद हुआ, फिर भारत संस्थापक देश कैसे हुआ? भारत इसलिए संस्थापक देश है क्योंकि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 39 से लेकर 45 तक, तो भारत मित्र राष्ट्रों का, कि भारत पर किसका अधिकार था? भारत पर किसका शासन था? ब्रिटेन का
भारत देश में शामिल था, इसलिए भारत देश का संस्थापक सदस्य कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्थापना संस्थापक देश 51 थे, 51वां देश पोलैंड था। और अभी कितने देश हैं? अभी संस्थापक देश 51वां पोलैंड था। अभी कितने? 193 और 193 सदस्य देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। 193 कौन सा बताओ? दक्षिणी सूडान। चलिए नेक्स्ट है, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जारी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या जारी हुआ था? चार्टर। इस चार्टर के कौन से अध्याय में न्यायालय का उल्लेख, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख। देखिए यूएनओ का चार्टर, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर क्या है? चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसको बोलते हैं यूएनओ का चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर यानी इसका संविधान है उसको बोलते हैं चार्टर। यूएनओ का चार्टर का इसमें यूएनओ का जो संविधान है उसको क्या बोलते हैं? चार्टर। इसमें 19 अध्याय और 111 धाराएं हैं। इस चार्टर में 19 तो अध्याय है टोटल, और कितने बताओ? 111 धाराएं। 19 अध्याय और कितने बताओ? 111 धाराएं आपको ध्यान रखना। इसमें कितने अध्याय? 19 धाराएं, कितने बताओ? 111 धाराएं। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब आपसे पूछ ले कि अध्याय 1 में क्या लिखा है? तो यूएनओ के उद्देश्य और सिद्धांत इधर लिख देता हूं मैं। 1 नंबर अध्याय में क्या लिखा है? यूएनओ के उद्देश्य और सिद्धांत। अध्याय 1 में यूएनओ के उद्देश्य और सिद्धांतों का उल्लेख है। अध्याय 2 में क्या है? कौन कौन यूएनओ का सदस्य बन सकता है, सदस्यता ले सकता है या नहीं, तो सदस्यता के बारे में अध्याय 2 में। अध्याय 3 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से जो 6 अंग हैं उनके बारे में, कौन कौन से इसके अंग हैं उसके बारे में। चौथे अध्याय में महासभा का उल्लेख है। चौथे में किसका बताओ? महासभा का उल्लेख है। 5वें में सुरक्षा परिषद का उल्लेख है। चौथे में महासभा थी, 5वें में सुरक्षा परिषद का उल्लेख है। इसमें 5वें फिर सीधा आ जाओ आप 10 नंबर चैप्टर पे। 10 नंबर पे सामाजिक और आर्थिक परिषद का उल्लेख है। सामाजिक आर्थिक परिषद 10 नंबर अध्याय में। सुरक्षा परिषद आ गई क्या? 5 आ गया सुरक्षा परिषद आ गई, ठीक है। फिर ये बात करें, आपसे कोई पूछ ले 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर न्यास परिषद, जस्टिस काउंसिल। 14 नंबर पे क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 15 नंबर पे क्या है? 14 होगी। 15 नंबर पे क्या है? सचिव, आप सोचेंगे 15 नंबर सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो आपको 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6। ये अंग कौन कौन से अध्याय में, ये पूछ सकते हैं आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तो है। तो हमने कहा कि यूएनओ के चार्टर में 19 चैप्टर है और 111 धाराएं हैं। अब आपसे पूछेंगे यूएनओ के उद्देश्य और सिद्धांत किस चैप्टर में? चैप्टर 1 में। मेंबरशिप के बारे में चैप्टर 2 में। अंग 6 अंग उनके बारे में 3। अब अलग अलग महासभा का चैप्टर 4 में, सुरक्षा परिषद चैप्टर 5 में, सामाजिक आर्थिक परिषद 10 में, न्यास परिषद 13, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 14 और सचिवालय 15। तो पूछा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस अध्याय में है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 14 नंबर में। इसमें बताओ 14 नंबर में। इस टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यूएनओ के चार्टर में कौन से अध्याय में क्या है ये थोड़ा देख लेना। तो टोटल चैप्टर कितने हैं? 19 अध्याय है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? बताओ देखें। ये आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एक एक करके ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बस प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आरबीसी बार-बार मौके नहीं देगी। अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा है, मजा आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये सेशन इतना जोरदार हो कि इसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये पढ़ो, इसके बाद अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं लोग रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? लोग रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? जब डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? चलिए पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है, यदि महासभा 3/4 बहुमत से, 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, सुरक्षा परिषद सिफारिश कर दे, तो किसी भी देश को यूएनओ का सदस्य बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है यूएनओ का सदस्य कैसे बन सकते हैं? भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने 193 मेंबर है, तो इसका नया मेंबर कोई देश, नया देश है, कैसे सदस्य बन सकता है? तो उसके लिए क्या है? 2 चीजें हैं। नए सदस्य बनने हेतु, नए सदस्य बनने के लिए पहले तो सुरक्षा परिषद अनुमति देनी चाहिए। सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगी। पहला बात तो ये कि सुरक्षा परिषद क्या करेगी? सिफारिश करेगी। दूसरा, महासभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। 3/4 2/3 बहुमत से। यदि ये दोनों काम हो जाते हैं तो किसी भी देश को महासभा का या संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जा सकता है। तो सदस्य बनाने के लिए 2 प्रक्रिया होती है। पहला सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगी, दूसरा महासभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। तो यह 3/4 नहीं है, यहां 2/3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2/3। इसलिए पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। एक और बात, नए सदस्य बनने के लिए यही प्रक्रिया है, और आपसे पूछिए बनने के लिए प्रक्रिया है तो निलंबन के लिए प्रक्रिया है। किसी भी राष्ट्र को निलंबित किया, सदस्यता निलंबन का प्रक्रिया, निलंबन की प्रक्रिया ये भी सेम ही है। ये प्रक्रिया निलंबन की प्रक्रिया भी यही है। किसी भी देश को निलंबित कैसे कर सकते हैं? किसी भी देश को निलंबित कैसे? जैसे 1971 में ताइवान की सदस्यता निलंबित की थी। ताइवान को निलंबित, ताइवान की सदस्यता क्या कर दी थी? निलंबित कर दी। याद रखना, बहुत बार गलत करवा देंगे आपसे कि किसी भी देश की सदस्यता रद्द कैसे करते हैं? रद्द करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। कोई भी किसी भी देश की संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता रद्द कैसे कर सकते हैं? रद्द करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। रद्द करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। वापस सदस्य कैसे बना सकते हैं? उसकी भी कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, निलंबित करने की प्रक्रिया है। सदस्य बनने की प्रक्रिया है, निलंबित करने की प्रक्रिया, दोनों एक समान है। सदस्य बनेंगे कैसे और निलंबित कैसे करेंगे? ये दोनों सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगी और महासभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। किसी भी देश की सदस्यता रद्द कैसे करेंगे? कहीं भी चार्टर में नहीं, इस बारे में नहीं लिखा हुआ है। रद्द कैसे करेंगे? रद्द करेंगे को वापस कैसे जोड़ेंगे? उसके बारे में चार्टर में कहीं कुछ नहीं लिखा। बिल्कुल करेंगे। सेकंड ग्रेड पॉलिटिकल कोर्स, पॉलिटिकल कोर्स ले लो, अपनी तैयारी पे जाओ, और यहाँ पर पॉलिटिकल कोर्स ले लो, इंडिया पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, उसमें आपका सेकंड ग्रेड का हो जाएगा। जो टॉपिक नहीं हो करवा देंगे। निलंबित करने का, सदस्य बनने का प्रोसेस है, सदस्यता रद्द करने का प्रोसेस और पूरे सदस्य बनाने का प्रोसेस इस चार्टर में नहीं है। ध्यान रखना। यूएनओ का 193 सदस्य देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान था। ये बात बिल्कुल सही। जो पर्यवेक्षक राष्ट्र होते हैं, जैसे अभी फिलिस्तीन पर्यवेक्षक राष्ट्र है, वेटिकन सिटी पर्यवेक्षक राष्ट्र है, फिलिस्तीन वेटिकन सिटी पर्यवेक्षक राष्ट्र है। ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा में वेट को भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो पर्यवेक्षक राष्ट्र है। तो ये महासभा में वोट नहीं कर सकते, वेट को भाग ले सकते हैं पर्यवेक्षक राष्ट्र, लेकिन वोट नहीं कर सकते। किसी सदस्य देश की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में यूएनओ में कोई प्रावधान नहीं है कि सदस्यता कैसे समाप्त करेंगे। इसकी समाप्त करने के, निलंबित करने के बारे में, समाप्त करने के बारे में निलंबित किसकी की थी? ताइवान की निलंबित की थी। ताइवान की निलंबित की थी। जैसे इंडोनेशिया ने
प्रोविजन नहीं है, हाँ निलंबित करने का प्रोविजन। अब मुझे लगता है कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। बताओ हो गए? तो थम्स अप कर लो यहाँ से, अब आपके हमारे कंसेप्ट सरा सरा क्लियर हो गए। बोलिए तो सब कुछ इजी है, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने में बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन अब आपको हार्ड नहीं लगेंगे, अब आपको हार्ड नहीं लगेंगे। ये बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? मुझे पता ये पसंद आप कर ही दोगे। अनुच्छेद बात अलग है, अनुच्छेद अलग होता है और अध्याय अलग होता है। अध्याय 1 में 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, ध्यान रखना। अध्याय 1 में 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 1 और 2। एक में अनुच्छेद 1 में उद्देश्य है और 2 में सिद्धांत है, तो अनुच्छेद 1 और 2 दोनों अध्याय 1 में आते हैं। ठीक है, अध्याय अलग है, अध्याय 19 ही है और अनुच्छेद 111 है। कौन सा स्टेटमेंट सही बताओ देखें। वेरी गुड, सभी साथी बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। लाइक की संख्या कम है भाई, लाइक करने वालों की संख्या कम हो रही, क्या बात है? शेयर कर दो, लाइक कर दो, कंटेंट पसंद आ रहा था, आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर बाद में कर देना भाई। गब्बर सिंह की पॉलिटी तो गलत नहीं जाती, आपकी कृपा से। क्या बात है गब्बर सिंह? चलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत, ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका के सदस्य देश किसके? G4 के। इधर लिख देता हूं मैं G4, ये बात हो रही है G4 के भारत, ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण सदस्य देश। पहला स्टेटमेंट ये है। कॉफी क्लब का अन्य नाम यूनाइटिंग फॉर कंसेंस है। ये दो स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। तो G4 ग्रुप ऑफ 4, G4 इसका गठन हुआ था 2005 में, 2005। G4 में 4 देश हैं, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। दक्षिण अफ्रीका नहीं है इसमें। इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया G4? संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी हेतु ये चारों देश स्थायी सदस्यता की दावेदारी करते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी करते हैं ये चारों देश, इसलिए ये ग्रुप बनाया गया था G4 का विरोध करने के लिए कॉफी क्लब बनाया गया। कॉफी क्लब G4 का विरोध करने के लिए। कॉफी क्लब 2005 में बना था। इसका अन्य नाम क्या है? कॉफी क्लब और किस नाम से जानते हैं? यूनाइटिंग और कंसेंस। इसका दूसरा नाम है कंसेंस, इसका दूसरा। इसमें सदस्य देश कितने? 12 देश, 12 देश इसके सदस्य। G4 का विरोधी ग्रुप, विरोधी समूह, ये कहते हैं कि इनको स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? G4 भारत, ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, इसकी जगह जापान होगा। ये 4 G4 के सदस्य देश हैं, इसलिए पहला गलत हो गया। कॉफी क्लब का दूसरा नाम यूनाइटिंग फॉर कंसेंस, ये सही है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है। जिन साथियों ने बी बताया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हां, बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासभा को विश्व की लघु संसद किसने कहा था? महासभा को विश्व की लघु संसद किसने कहा था? जो जनरल असेंबली है इसको विश्व की लघु संसद किसने कहा था? वेरी गुड, सभी साथी बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। चलिए देखिए, महासभा ये यूएनओ का अंग है, यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है, यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। यूएनओ के कितने अंग है? 6 अंग है, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, 6 में सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? यूएनओ के 6 अंग है, 6 में से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय है नीदरलैंड में, बाकी 5 का न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। ये यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है। सदस्य देश कितने इसमें? महासभा के 193 देश है और 193 देश कौन सा? सूडान है। तो सा सूडान। आपको तो सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व है, इसमें सभी देशों का, महासभा में सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व है, समान प्रतिनिधित्व है। जैसे प्रत्येक देश 5 मेंबर भेज सकता है, महासभा में प्रत्येक देश 5 मेंबर भेज सकता है, 5 सदस्य भेज सकता है। इन सबको समान है, ऐसा नहीं किसी का ज्यादा किसी कम। प्रत्येक देश को जो 193 मेंबर है इसके 193 को इक्वल मेंबरशिप है, सभी देशों का समान रिप्रेजेंटेटिव है इसमें। एक देश 5 मेंबर भेज सकता है, सभी देश एक वोट दे सकते हैं, सभी देश एक वोट दे सकते हैं। यानी वोट बैंक भी समान है, वोट प्रतिनिधित्व भी समान है, इन वोट में भी समानता है। ध्यान रखना, सभी देशों का प्रतिनिधित्व है इसमें, सभी देशों का प्रतिनिधित्व, ये भी ध्यान रखना। और एक समान वोट है, एक वोट दे सकते हैं, एक समान वोट दे सकते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले, यहां से पूछ सकता है कि विश्व की लघु संसद किसने कहा? तो वांडेनबर्ग ने महासभा को विश्व की लघु संसद कहा, क्योंकि इसमें सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व है। इसमें सभी सदस्य देशों का, क्यों कहा? सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व है, सभी सदस्य देशों का समान प्रतिनिधित्व है, इसलिए इसको विश्व की लघु संसद कहा था। किसने? वांडेनबर्ग ने कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना। आइकेलबर्ग ने विश्व का उन्मुक्तकरण कहा। क्या कहा? विश्व का उन्मुक्तकरण, विश्व का उन्मुक्तकरण किसने कहा? महासभा को विश्व का उन्मुक्तकरण किसने कहा? आइकेलबर्ग ने कहा। किसने कहा? बोलो, आइकेलबर्ग ने। सोमा ने कहा, सोमा ने इसको संसार की विश्व की नगर सभा कहा था, विश्व या संसार की नगर सभा कहा इसको, महासभा को। ये अलग अलग चीजें याद रखना है आपको। सोमा ने इसको क्या कहा? किसको? महासभा को। सोमा ने विश्व की नगर सभा कहा, आइकेलबर्ग ने महासभा को विश्व का उन्मुक्तकरण कहा और वांडेनबर्ग ने महासभा को विश्व की लघु संसद कहा। क्लियर? यानी कम चलेगा आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जो संयुक्त राष्ट्र संविधान है उसको बोलते हैं चार्टर, 19 अध्याय 111 अनुच्छेद है। उसके अनुच्छेद 20 में महासभा के सत्र और विशेष सत्र का मतलब आपातकालीन सत्र है। मुझे कमेंट करके बताओ, महासभा का आपातकालीन सत्र कितने घंटे के अंदर बुलाया जाता है? बुलाया जा सकता है। महासभा का आपातकालीन सत्र वो कितने घंटे के अंदर बुलाया जा सकता है? ज्ञान विधान से भी मिले, ज्ञान विधान से मिलेगी, सेकंड ग्रेड की होगी। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 20 में महासभा के सत्र और विशेष सत्र का उल्लेख है। महासभा का सत्र और विशेष सत्र किस अनुच्छेद में? 20 में। महासभा का सत्र कब आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से महासभा का सत्र शुरू होता है। महासभा का जो नियमित साल में सत्र होता है वो सितंबर महीने में होता है, सितंबर महीने में तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। बताओ, तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। महासभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? महासभा का प्रथम सत्र 1940 में हुआ था। महासभा का पहला सत्र कब हुआ था? 10 जनवरी 1940 को। कहां हुआ था? लंदन में हुआ था, वेस्टमिनिस्टर हॉल, वेस्टमिनिस्टर हॉल लंदन में हुआ था। पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
महासभा के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? पाल हेनरी स्पार्क। पाल हेनरी स्पार्क कहां के थे? बेल्जियम के थे। पाल हेनरी स्पार्क कहां के थे? बेल्जियम के। ये पहले सत्र के अध्यक्ष थे। अभी महासभा का कौन सा सत्र हुआ है? 79वां सत्र हुआ 2024 में, सितंबर 2024 में। 79वां सत्र, ये इंपॉर्टेंट है, करंट में भी पूछ सकते हैं और यहां तो पूछेंगे। 79वां सत्र भी 2024 में हुआ था, सितंबर 2024। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फिलेमॉन यंग। फिलेमॉन यंग कहां के? ये कैमरून देश के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमॉन यंग 79वें सत्र के अध्यक्ष थे। ये भी आपको बताना। तो पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? पूछ सकते हैं। महासभा के पहले सत्र के अध्यक्ष थे पाल हेनरी स्पार्क, बेल्जियम के थे। पहला सत्र 1940 में हुआ। अभी कौन सा सत्र हुआ है? 79वां सत्र हुआ 2024 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिलेमॉन यंग। फिलेमॉन यंग। तो ये लास्ट वाला और पहला वाला दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। हो जाएगी? कोई डाउट तो नहीं? तो अब आप सोचिए, चार्टर के अनुच्छेद 21 में महासभा के अध्यक्ष पद कहां? महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद में 21 में। और महासभा का आपातकालीन सत्र 24 घंटे में बुलाया जाता है। महासभा का आपातकालीन सत्र 24 घंटे में। कितने घंटे बुलाया जाता है? 24 घंटे के अंदर बुलाया जाता है। बताओ सही है या गलत है? क्लियर? कितने कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए? अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? मजा आ रहा है ना? तो महासभा का सत्र अनुच्छेद 20 में और अध्यक्ष की बात अनुच्छेद 21 में। इसके बाद किसमें? अनुच्छेद 21 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महासभा का सत्र और विशेष सत्र अनुच्छेद 20 में। सत्र कब होता है? हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। विशेष सत्र आपातकालीन सत्र 24 घंटे के अंदर बुलाया जाता है। अध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 21 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? पाल हेनरी स्पार्क। और अभी 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो बताओ फिलेमॉन यंग। चारों बातें सही है, चारों बातें सही है, तो 20 का करेगा क्या होगा? डी होगा। मुख्य सचिव की भी लगा देंगे, धीरे धीरे की चिंता कर रहे हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताओ देखें। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब तक 4 महिलाएं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रह चुकी है। 4 महिला अध्यक्ष अब तक महासभा की 4 महिला अध्यक्ष रह चुकी है। यदि 4 महिला अध्यक्ष रह चुकी है, ये प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। बहुत प्यारा प्रश्न है। 4 ऑप्शन आते हैं। कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली नहीं पूछा है, कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष रह चुकी है? ये चारों की चारों रह चुकी है। ये चारों की चारों रह चुकी है। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? चारों के चारों संयुक्त राष्ट्र महासभा की अब तक 79 अध्यक्ष रह चुके हैं। 79वां सत्र चल रहा है। तो आज 4 महिलाएं रह चुकी है। लेकिन कौन कौन सी? ये विजयलक्ष्मी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये प्रथम, ये दूसरी महिला अध्यक्ष, ये तीसरी महिला अध्यक्ष और ये चौथी। अब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 4 महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी है। कौन से सत्र में रही है? इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। ये 8वें सत्र में रही है, ये 24वें सत्र में रही है, 8वें सत्र में और 24वें में, ये 61वें सत्र में रही है और ये 73वें सत्र में रही है। कौन सा सत्र में रही है ये भी आपको बताना चाहिए। कौन सा सत्र में रही है ये भी आपको बताना चाहिए। ये फिर आप समझेंगे कब कब। ये 1953 में रही है, 8वां सत्र कब हुआ था? 1953 में। ये 1969 में रही है, 24वां सत्र कब हुआ था? 1969 में। ये 2006 में रही है और ये 2008 में रही है। किस देश की है? विजयलक्ष्मी पंडित का संबंध कहां से? भारत से। विजयलक्ष्मी पंडित कहां से? भारत से। फिर एनजी एलिजाबेथ बुक्स कहां की? लाइबेरिया की। लाइबेरिया से। कहां से? लाइबेरिया से। अयाना सेठ कहां की? बहरीन की है, उसका संबंध बहरीन से। मारिया फर्नांडा कहां से है? तो ये इक्वेडोर से। अब आपसे मोस्टली प्रश्न पूछते हैं, देखिए जिसके पास पॉलिटी की दोनों पुस्तकें, ये बात बिल्कुल सही है। पॉलिटी की अपनी 2 बेहतरीन पुस्तकें जो आपको पास हमेशा है वो रहती है। ये अपनी पॉलिटी की 2 पुस्तकें हैं। ये राजस्थान पॉलिटी की पुस्तक है जिसका 7वां संस्करण है, सबके पास होगी, ठीक है। और ये इंडिया पॉलिटी की पुस्तक है, ये भी लगभग सबके पास होगी। लेकिन सर फिर सेकंड ग्रेड पॉलिटी में क्या है? इसमें एक तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार है और ये जो विदेश नीति, यूएनओ, ये अलग से टॉपिक इसमें दे रखे हैं, कोई इंडिया पॉलिटी में नहीं है। तो जी आपको थोड़ी पढ़नी है तो ले लीजिएगा। तो बताओ अब आपसे प्रश्न क्या पूछेंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बताओ। पहली महिला अध्यक्ष तो आपको बतानी है विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष थी। कौन सा सत्र में? 8वें सत्र में 1953 में। और ये किसका संबंध? भारत से। आज है भारत से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बताओ। एनजी एलिजाबेथ बुक्स। ये कौन सा सत्र की? इसका संबंध किस देश से? लाइबेरिया से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी महिला अध्यक्ष बताओ। अयाना सेठ अल खलीफा। 61वें सत्र में बनी 2006 में, बहरीन से इसका संबंध है। चौथी महिला अध्यक्ष बताओ। तो मारिया फर्नांडा 73वें सत्र में, 2008 में और इक्वेडोर। अब तक कितने सत्र हो चुके हैं? 79 सत्र हो चुके हैं। 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलेमॉन यंग, कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री। और पहले सत्र के अध्यक्ष कौन है? हेनरी पाल स्पार्क, जो बेल्जियम के थे। बस इतना याद रखना है। क्लियर? अब सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए, कौन सा महासभा का कार्य नहीं है? वोटा मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कौन सा महासभा का कार्य नहीं है? कौन सा महासभा का? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है महासभा। कौन सा महासभा का कार्य नहीं है? सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों का चयन करना। सामाजिक आर्थिक परिषद है, ठीक है, यूएनओ का एक अंग है, उसके सदस्यों का चयन महासभा करती है। पहला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये भी यूएनओ का एक अंग है, उसके न्यायाधीशों का चयन भी महासभा करती है। किसके साथ मिलकर करती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है सचिवालय। सचिवालय में होता है महासचिव, महासभा में होता है अध्यक्ष और सचिवालय में होता है महासचिव। अब यूएनओ अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? कमेंट करके बता देंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? 79वें सत्र के अध्यक्ष है वो तो फिलेमॉन यंग, वो महासभा के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अभी मुझे सचिवालय का होता है महासचिव, तो मुझे प्रशासनिक अधिकारी। अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है। सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं कितने होते हैं? 10, परमानेंट 5 होते हैं और टेम्परेरी 10 होते हैं। उनका चयन भी कौन करती है? उनका भी महासभा। ये सारे काम महासभा के। बजट में चर्चा भी महासभा करती है, बजट में चर्चा भी महासभा करती है। ये सारे काम महासभा के। तो इसका आंसर हो जाएगा नोटा, हो जाएगा नोटा। एंटोनियो गुटेरेस बिल्कुल सही है, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस बिल्कुल सही है। कुमार जी आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही है। क्लियर? ये बजट में चर्चा भी करती है, ये काम भी महासभा का ही है। नेक्स्ट, शांति के लिए एक प्रस्ताव, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी बुक का नाम क्या है? आप जाके बोल देना राहुल चौधरी सर की पॉलिटी बुक दे दो। राहुल चौधरी सर की पॉलिटी बुक दे दो, मिल जाएगी आपको। ये सारा लाइब्रेरी में अवेलेबल है। चलिए, शांति के लिए एक प्रस्ताव, बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। शांति के लिए एक प्रस्ताव। अब देखिए ये ऐसी क्लास है, इसको एक बार पढ़ लिया ना तो फिर आपको ये 4 टॉपिक फटाफट रिवीजन हो जाएंगे। 4 टॉपिक आपके फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। तो शांति के लिए एक प्रस्ताव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है?
377 भी कहा जाता है। शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव है उसको एचएसएन प्लान या संकल्प 377 भी कहा जाता है। रिजोल्यूशन 377, ये बात बिल्कुल सही है। ये महासभा द्वारा कोरिया संकट के दौरान 3 नवंबर 1950 को पारित किया। बिल्कुल महासभा ने ये पारित किया था और 3 नवंबर 1950 को कोरिया संकट के दौरान पारित किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार यदि किसी मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में आम राय नहीं बन पा रही है, यदि सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उनमें यदि कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है, तो महासभा उस विषय पर कार्रवाई कर सकती है। महासभा उस विषय पर क्या कार्रवाई कर सकती है? जैसे कोरिया संकट है, उसमें सुरक्षा परिषद के सदस्यों पर आम सहमति नहीं बनी थी, सुरक्षा परिषद के सदस्यों में आम सहमति नहीं बनी थी, तब महासभा उस पर कार्रवाई कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रस्ताव को डेग हैमरसोल्ड, तो एक हैमरसोल्ड कौन है? ये आपसे कोई पूछे, डेग हैमरसोल्ड ये महासचिव है, विकास के महासचिव है दूसरे नंबर के, और इनको मरणोपरांत शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो डेग हैमरसोल्ड ने निरोधक कूटनीति की संज्ञा दी। किसको? शांति के लिए एकता प्रस्ताव को डेग हैमरसोल्ड ने निरोधक कूटनीति की संज्ञा दी। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव के बारे में चारों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। मीनाक्षी यादव, मारुति स्टूडियो, हेमराज, मुकेश, सुरेश, जो बिल्कुल सही है। डी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है शांति के लिए एकता प्रस्ताव के बारे में। आगे आते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बता देंगे। सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। एक सबके लिए, सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर यह काम करती है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कमेंट करके बताओ, तब तक मैं बता देता हूं। सुरक्षा परिषद की यदि बात करें, ये भी यूएनओ का अंग है। यूएनओ का अंग है। इसका मुख्यालय भी कहां है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर भी कहां है? न्यूयॉर्क। ये आंसर पूछे, सुरक्षा परिषद को और किसके नाम से जानते हैं? सुरक्षा परिषद को और किसके नाम से जानते हैं? इसको यूएनओ की कुंजी कहा जाता है। और किसके नाम से जानते हैं? यूएनओ की कुंजी कहा जाता है। यूएनओ की कुंजी कहा जाता है। और विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। विश्व का यूएनओ की धुरी कहा जाता है। यूएनओ की धुरी कहा जाता है। यूएनओ की प्रवर्तन भुजा कहा जाता है। ये क्या काम करती है? ये शांति स्थापना का काम करती है। इसका कार्य क्या है? शांति स्थापना करना। शांति स्थापना के लिए काम करती है। इसके लिए एक ब्लू हेलमेट भी है। इसकी जो शांति स्थापना सेना है उसको ब्लू हेलमेट कहा जाता है। ये शांति स्थापना के लिए काम करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? इसका पहला सम्मेलन 17 जनवरी 1940 को वही वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन में प्रथम सम्मेलन हुआ, प्रथम बैठक। फिर आपसे पूछ ले, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी। अस्थायी होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है। अस्थायी वालों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ये 5 परमानेंट 5 कौन कौन से? ए बी सी एफ आर। ए का मतलब अमेरिका, बी का ब्रिटेन, सी का चीन, एफ का फ्रांस, आर का रशिया। ए बी सी एफ आर ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है। और टेम्परेरी होते हैं, वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये किस सिद्धांत पर काम करती है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। हाँ, ये गलत है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी बताया, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न करंट में भी पूछा जा सकता है आपसे, और ये प्रश्न आपको इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किन देशों का सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा? 1 जनवरी से शुरू होगा 2025 से। ये पूछा जा रहा है 1 जनवरी से कार्यकाल शुरू होगा। वो 5 देश कौन कौन से? टोटल देश कितने हैं? 5 परमानेंट होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी में से कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष होता है अस्थायी का। तो अभी 1 जनवरी 2025 से जिनका कार्यकाल शुरू होगा, कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2026 तक। वो 5 कंट्री कौन कौन से? 5 कंट्री कौन कौन से जिनका कार्यकाल शुरू होगा? ये आपसे पूछा जाता है। ग्रीस, सोमालिया, डेनमार्क, पाकिस्तान और पनामा। ये 5 कंट्री है जिनका कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू होगा। और इससे पहले 5 है, वो कौन? कहां से शुरू हो रहे हैं? वो 1 जनवरी 2024 से चल रहे हैं। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक चलेंगे। ये 5 ऑलरेडी है जिनका कार्यकाल चल रहा है। जिनका कार्यकाल चल रहा है, जिनका कार्यकाल चल रहा है उनमें कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, दक्षिणी कोरिया है, सियरा लियोन है, सियरा लियोन, स्लोवानिया है और गुयाना है। ये 5 अभी इनके मेंबर है। क्लियर? तो ये याद रखना बहुत अच्छे से। 27 तक कैसे हो जाएगा? 2 साल कार्यकाल होता है। 25 पूरा हो जाएगा, 26 पूरा हो जाएगा, 27 कैसे हो जाएगा मेरे लाडले बुजुर्ग? 2 साल कार्यकाल होता है। 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक 1 साल, और 26 में पूरा 2 साल हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे नहीं 25 और 2 27 ऐसे नहीं करना है। यहां पर करंट में भी आ सकता है कि 1 जनवरी 2025 से कौन कार्यकाल शुरू करेंगे? तो डेनमार्क देखो, कौन शुरू करेंगे 1 जनवरी 2025 से? डेनमार्क करेगा, बिल्कुल करेगा। डेनमार्क करेगा। पाकिस्तान करेगा, बिल्कुल करेगा। पाकिस्तान। पनामा करेगा, पनामा करेगा। तो गुयाना नहीं करेगा। तो कौन शुरू करेगा? 1 2 3 1 2 3 ये आपको ध्यान में रखना है। ये 6 जून को तो बनाया गया था, लेकिन इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। धीरे क्लियर हो गया? मेंबर तो पहले बनाते हैं, कार्यकाल जनवरी से शुरू होता है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलो बताओ देखें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बहुत प्यारा प्रश्न है और एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। वर्तमान तक भारत कुल 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। कितनी बार? 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। कौन? भारत। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 8वां कार्यकाल था भारत का। उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि नॉर्म्स रही है। क्या नॉर्म्स? पहले तो देखो भारत कितनी बार? 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। भारत कितनी बार बताओ? 8 बार अस्थायी सदस्य। कब कब रहा है? तो ये भी थोड़ा लिख देते हैं। 50 51 में पहली बार कब रहा? ये पूछ सकते हैं। 50 और 51 में पहली बार बना था। उसके बाद 67 68 में दूसरी बार बना था। फिर 72 73, फिर 77 78, फिर 84 85, 85, फिर 91 92, 91 92, 2011 12 और 21
21-22, आठवीं बार कब रहा 21-22, जब 21-22 में आठवीं बार रहा तो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी नॉर्म्स। अरे नॉर्म्स क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म भी मैं लिखा देता हूं। न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए, इसके लिए न्यू ओरिएंटेशन, ठीक है। तो रिफॉर्म्ड मल्टी लेवल सिस्टम, सुधार के लिए रिफॉर्म्ड मल्टी लेवल सिस्टम, यानी मल्टी लेवल सिस्टम में सुधार के लिए, रिफॉर्म करने के लिए ओरिएंटेशन, ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसका 8 बार सदस्य रह चुका है, ये बात बिल्कुल सही है। और 8वें बार जब रहा तो उसकी उपलब्धि थी नॉर्म्स। तो दोनों स्टेटमेंट सही। सी आपका करेक्ट आंसर, जी हां, सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ये लीजिए लड्डू वाला प्रश्न, कैसा फोड़ के खाना, निकल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, पता है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास दोहरा वीटो पावर होता है। सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मेंबर होते हैं P5, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रशिया, इनके पास दोहरा वीटो है। पहला स्टेटमेंट। अब तक सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग चीन ने किया है। सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए शांति अभियानों का संचालन करती है। सुरक्षा परिषद ब्लू हेलमेट संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सेना के सदस्यों की पहचान है। ब्लू हेलमेट बिल्कुल बिल्कुल लिखाएंगे, करंट की क्लास में लिखाएंगे। बताओ इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, सभी साथी बहुत अच्छे आंसर बताएं, बहुत खूब, क्या बात है। मल्टीलेटरल सिस्टम, चलिए वेरी गुड, सभी साथी बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। बता देंगे बी आंसर बताएं। चलिए दोहरा वीटो क्या है, देखिए जो P5 है ना, इनके पास दोहरा वीटो है। वीटो पावर तो सुनोगे निशान दिखा, इनके पास दोहरा वीटो है। एक तो प्रक्रिया संबंधी मामलों में, प्रक्रियागत मामलों में, प्रक्रिया संबंधी मामलों में, और एक गैर प्रक्रियागत मामलों में, गैर प्रक्रियागत मामलों में इनके पास दोहरा वीटो है। कैसा वीटो है, दोहरा वीटो है। ये बात बिल्कुल सही है। सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग जापान ने किया है। सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किसने, चीन ने नहीं किया है, जापान ने। सोवियत संघ ने नहीं, जापान ने किया है। रूस ने सबसे, नहीं रूस नहीं है, मैं ये तो कह रहा हूं अब तक, सॉरी हाँ, वीटो का प्रयोग बिल्कुल सही है, वीटो का प्रयोग रूस ने किया। जापान अलग है। जापान सबसे ज्यादा अस्थायी सदस्य रह चुका है। जापान क्या रह चुका है, सबसे ज्यादा अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब अस्थायी सदस्य 8 बार है, जापान 12 बार है। जापान कितनी बार है, जापान 12 बार अस्थायी सदस्य रहा है। जापान सर्वाधिक 12 बार अस्थायी सदस्य। जब कोई फैक्ट दिमाग में चलता है ना तो वही निकल के आ जाता है वापस। ये फैक्ट मेरा दिमाग में चला था, मैं आपको बताऊंगा कि जापान 12 बार इसका अस्थायी सदस्य रहा है। ठीक है, जब दिमाग में चला था जापान तो जापान जापान आ जाता है। ठीक है, जापान का फैक्ट ये है कि जापान अब तक 12 बार अस्थायी सदस्य रहा सबसे ज्यादा। हां, वीटो का प्रयोग सबसे ज्यादा रूस ने किया, सोवियत संघ ने किया। वीटो का प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया, रूस ने किया। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सुरक्षा परिषद का काम ही अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, शांति अभियान चलाना, ये बात बिल्कुल सही है। ब्लू हेलमेट संयुक्त राष्ट्र जो शांति स्थापना सेना है उसकी पहचान है ब्लू हेलमेट। क्लियर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है, बी गलत है आपका। बताओ बी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन शांति अभियान, बताओ यूएन शांति अभियान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यूएन शांति अभियान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बता देखिए कितने विद्यार्थी सही आंसर बताते हैं। यूएन शांति अभियान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बता देखिए कितने साथी सही बताते हैं। बहुत खूब, चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं मोस्टली सर। बहुत प्यारा प्रश्न आपका, वेरी गुड। 1 2 3 तीनों बात दिखाई दी मोनिका कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई तो दे दी है। चलिए आगे हमारे आपके समक्ष, जब एग्जाम पास होता है तो आपके पास कंधे से कंधे मिला के खड़े रहते हैं। देखिए 29 मई 1948, 29 मई 1948 को पहला शांति मिशन स्थापित हुआ था। ठीक है, पहला शांति मिशन यूएनटीएसओ, प्रथम शांति मिशन, शांति मिशन, ये यूएनओ का पहला शांति मिशन था। ये यूएनओ का क्या था, पहला शांति मिशन था। और इसलिए 29 मई को पहला शांति मिशन था, इसलिए 29 मई को क्या मनाते हैं, 29 मई को अंतरराष्ट्रीय यूएन शांति अभियान दिवस मनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि 29 मई 1948 को इसका पहला शांति मिशन यूएनटीएसओ था। फिर इसका अध्याय अमेरिकन यूएनओ के चार्टर में 19 अध्याय है। कितने अध्याय, 19 अध्याय। तो इसका अध्याय 19 जो अध्याय 6 है, अध्याय 6 ये विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यूएनओ का चैप्टर 6 है, वो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है। इसलिए मैंने कहा कि यूएनओ के 19 चैप्टर है, अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे। अध्याय के नाम तो पता होना चाहिए ना। उस महासभा किस अध्याय में, तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था महासभा किसमें। फिर यूएनओ चार्टर के अध्याय 7 में शांति, शांति के उल्लंघन, आक्रामकता संबंधी कार्रवाई संबंधी प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही है। चैप्टर 7 में ये बात लिखी है। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अभी बता जी, स्वागत है सर, काफी दिनों बाद दिखाई दी। ठीक है, अपना YouTube चैनल है वो किसी हैकर के माध्यम से हैक कर लिया गया। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, वो नहीं है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता था वो प्लेटफॉर्म हैक कर लिया गया। अब कैसे आपसे रूबरू हो, ये मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न था। काफी दिन सोच विचार किया, लगा कि चैनल वापस आ जाएगा, लेकिन YouTube के माध्यम से लगातार कन्वर्सेशन हो रहा था, लेकिन अभी तक चैनल वापस नहीं आया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा साथियों से मिलना है, सेकेंडरी एग्जाम के सामने ये टॉपिक मुझे कराना है, मुझे लगा कि नया चैनल बना ले ताकि साथियों से कम से कम जुड़ तो पाए। और आपने इतना सपोर्ट किया कि लगातार जो पुराने साथी वापस चैनल पे आ रहे हैं। तो जो कोई सभी साथी अपने पास नहीं जुड़ पाया उसकी तक ही शेयर कर दें ये वीडियो और स्टेटस लगा दें या स्टोरी लगा दें, ठीक है, ताकि जो पुराना विद्यार्थी अपना पुराना साथी वो अपने जुड़ जाए वापस। चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ इसको साझा कर दें, शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे, या और कोई आपके पास ऑप्शन है या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, जहां कहीं भी आपको एफबी पे लगाना है, सबके माध्यम से शेयर कर दें। ये क्लास रुकनी नहीं चाहिए, चैनल हैक हो जाए लेकिन विद्यार्थियों की क्लास रुकनी नहीं चाहिए। और मैंने जितना मेरा संबंध बनता है मैं विद्यार्थी के हमेशा निस्वार्थ भाव से उसके साथ करा देता हूं। चलिए, तो यूएन चार्टर में शांति स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर है 1 2 और 3 सही है। क्या सही है, 1 2 और 3 बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु अप्रसार संधि नाम सुना होगा आपने, एनपीटी, न्यूक्लियर
प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 1968 में, बताओ 19 जून 1968 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको स्वीकार किया था, मंजूरी दी थी इसको। लेकिन ये लागू कब हुई? 1968 में तो मंजूरी दी गई थी, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि ये लागू कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। 1970 में लागू हुई थी, तो बताओ 5 मार्च 1970 को लागू हुई। ये पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है, दो भागों में पूरे विश्व को। एक तो नाभिकीय शक्ति संपन्न देश, नाभिकीय शक्ति संपन्न, जिन्होंने 1968 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया, वो नाभिकीय शक्ति संपन्न राष्ट्र है। जिन्होंने 1968 तक परमाणु परीक्षण नहीं किया, वो नाभिकीय शक्ति रहित देश है। ये भेदभावकारी संधि है, इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत इसका हस्ताक्षर करता देश नहीं है, एनपीटी का भारत इसका हस्ताक्षर करता देश नहीं है। चैनल एक हुआ है, किसी विद्यार्थी का चैनल एक हुआ है, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल करंट अफेयर्स की क्लास में लगूंगा, मुझे वक्त मिला बिल्कुल करंट अफेयर्स की क्लास लगाऊंगा। चलिए यहां तक कोई डाउट? आप पिछला प्रश्न वापस देखो, चलिए देखते हैं। इन चार्ट में शांति अभियान को स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख तो है ना, शांति अभियान के बारे में लिखा हुआ है, ये सारे शांति अभियान के बारे में है। शांति अभियान के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है, शांति के बारे में सब कुछ लिखा है, शांति अभियान के बारे में कहीं नहीं लिखा है, गलत है। बिल्कुल शांति अभियान के बारे में कहीं लिखा है, हम शांति अभियान चलाएंगे, चार्ट में ऐसा कहीं लिखा है, इसलिए सही है। 1 2 3 शांति के बारे में सब लिखा है, शांति के लिए आकर्षण कार्य की जाएगी, शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा, अभियान के बारे में कहीं लिखा है, ठीक है? आप अच्छे लग रहे हो सर, क्या बात है। चलिए तो एनपीटी के बारे में समझ लो। हाँ अपना देखिए चैनल एक है, नया चैनल बना लिया मयंक पाठशाला के नाम से, लेकिन अपना एप्लीकेशन वही है, अपनी तैयारी एप्लीकेशन। आपको यदि मेरे से पॉलिटी, ज्योग्राफी और कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए आप इस अपनी तैयारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी अपनी तैयारी, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? अपनी तैयारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, अपनी तैयारी वहां इसकी पीडीएफ मिलेगी। भाई ऑलराइट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऑलराइट होगा, बिल्कुल नहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, नहीं तो पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा था, सही तो कह रहा है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये सही तो है, सही तो है। नहीं पढ़ा था अपन ने, नहीं देखा था।